कर दिया है। चलिए, कर दिया है सही में ना? बोलना शुरू कर ना दे हैं। चलिए, क्या हाल चाल है बताइए? बढ़िया है, बढ़िया है। तो देखिए बाबू, करेंट अफेयर का सेशन, करेंट अफेयर ना, करेंट में अफेयर, अरे बाप रे। तो करेंट में आप लोग का किसी से अफेयर और नहीं ना? अभी जिस अवस्था में है उस अवस्था में नहीं होना चाहिए। तो देखिए, करेंट अफेयर का सेशन है और ये सेशन आज से शुरू कर रहे हैं और ये सेशन शाम में 7:30 से 9:30 तब तक चलेगा जब तक कि 1000 प्लस क्वेश्चन खत्म ना हो जाए, ठीक है? लेकिन हाँ, अगले सोमवार से पहले खत्म कर देंगे, अगले सोमवार से पहले खत्म कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ है ये। इसमें जनवरी 2025 से जून 2025 तक की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको एक जगह मंथ वाइज, डेट वाइज संकलित कर दिए हैं। 1000 प्लस क्वेश्चन है इसमें, 1050 क्वेश्चन है इसमें, 1050 क्वेश्चन है इसमें। इसी का डिस्कशन करवाएंगे हम। और करंट को डिस्कस करते हुए स्टैटिक चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, समझ गए? और करंट का देखिए कैसे चिट्ठा सब तैयार होता है, समझे? देखिए, आपको सबसे पहले मूल कॉपी हम दिखाते हैं, कुछ मूल कॉपी देखिए। ये मूल कॉपी है जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक। इसमें जो बहुत कुछ नहीं भी है, ठीक है? तो इसके बाद जो है करंट के अंतर्गत जो है ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक सब्जेक्टिव भी दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक सब्जेक्टिव भी ये है, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरी बात हमको बोलने दीजिए, ठीक है? समझिए, नहीं मिला है तो मिल जाएगा, सब्जेक्टिव थोड़े मिलेगा, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। सब्जेक्टिव जा खरीदो, सब चीज फ्री में दे दे। सब चीज फ्री में मिलेगा तो हो गया, पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। कुछ हम लोग को भी जीने उने के लिए दे दिया करो दान। तो देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव और ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में भी मंथली दिए हैं। देखिए, सबसे पहले जनवरी 2025 है। जनवरी 2025 में जो महत्वपूर्ण घटना है, उसके बाद आप देखिएगा फरवरी 2025 है, ये थ्योरी है। तो थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर के एक मटेरियल तैयार किया गया है। ऑफिस में, संस्थान के ऑफिस में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों अलग अलग भी है और दोनों मर्ज भी है। जैसे आप डेली टेस्ट वाले लोग हैं, डेली टेस्ट वाले लोगों को जो है ये तो संस्थान की तरफ से दिया गया है, दीजिए। डेली टेस्ट वाले लोगों को संस्थान की तरफ से ये दिया गया है, लेकिन ये जो है आपको परचेज करना होगा, तो आप ये वाला परचेज कर लीजिएगा, ठीक है? अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे। अब हम लोग आते हैं सीधे तौर पे क्वेश्चन पे और एक एक करके जो है क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आइए, जो मूल काम है उस मूल काम पे हम लोग आ रहे हैं। पहला है, हाल ही में किस देश ने सिलवती पठार के पूर्वी किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध को बनाने की घोषणा किया है? सिलवती पठार के पूर्वी किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा जो है आपको चीन के द्वारा किया गया, चीन के द्वारा किया गया है। और चीन में ही दुनिया का सबसे बड़ा बांध जो बनाया गया है, दुनिया के सबसे बड़े बांध का नाम है
3 गॉर्जेज बांध, 3 गॉर्जेज बांध, और जो 3 गॉर्जेज बांध है, यह बांध अगर देखा जाए तो यह बांध जो है चीन के यांगसी नदी पर है। चीन के यांगसी नदी पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, चीन में है। आगे बाबू जो भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये सब जो है आपको भारत का पड़ोसी राष्ट्र है। भूटान भारत के उत्तर में है, एक पर्वतीय राज्य है। फिर म्यांमार भारत के पूरब में है, भारत के पूरब में है। और जब ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है म्यांमार को भारत में मिला लिया गया था, लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि भारत से म्यांमार को अलग कर दिया जाएगा, और फिर आगे चल करके म्यांमार को अलग भी कर दिया गया। वही बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करें तो भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान बना, और जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ बांग्लादेश बना। बांग्लादेश तो सब तरफ से भारत से ही घिरा हुआ है एक प्रकार से, समझ गए। और बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाती है। बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया और म्यांमार हो गया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, ये 3 ऐसे देश है जो भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। यह किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, यह जो आपको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है, आपको 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को किसके स्मरण में मनाया जाता है या इसका संबंध किससे है? तो बाबू आप इस बात को समझिए, सिख धर्म में 10 गुरु हुए। सिख धर्म के 10वें गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन हुए थे? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनके 4 पुत्र थे। उनके 4 पुत्र थे, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, ये सब जो है आपको गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कर दी थी, जिस वजह से औरंगजेब और गुरु गोविंद सिंह के बीच जो संबंध था काफी खराब था संबंध। और गुरु गोविंद सिंह हमेशा मुगलों से लड़ाई लड़ते रहे, और मुगलों से लड़ाई लड़ने के क्रम में ही गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र शहीद हो गए। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र जो शहीद हो गए, उनके स्मरण में ही एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और वीर बाल दिवस के अवसर पर ही सामान्य तौर पर इस प्रकार के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा होती है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है इस बार 17 बच्चों को दिया गया है। 17 बच्चों को दिया गया है, जिसमें 10 लड़की को दिया गया है और 7 लड़का को दिया गया है। और इसके अंतर्गत जो है बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किया जाता है। देखिए कोई भी पुरस्कार जो होता है, पुरस्कार लोगों को प्रोत्साहित करता है, लोगों को प्रेरित करता है। पुरस्कार समझ गए, पुरस्कार लोगों को प्रोत्साहित करता है और लोगों को प्रेरित करता है। लेकिन आज के डेट में अगर आप किसी को पुरस्कार भी देते हैं तो सामने वाले को इतना जलन होता है कि सामने वाला जो है आईटी, जीएसटी सब जगह जो है नाम से एप्लीकेशन डाल देता है कि इसका चेक किया जाए कहां से इतना पैसा लाता है। ठीक है, यो सब होता है। मतलब लोग कितना चलनशील हो गया है। ठीक है, तो जो बाबू आपको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है
इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपया दिया जाता है, एक पदक दिया जाता है। ये सब चीज जो है आपको दिया जाता है और यह पुरस्कार जो है आपको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया है? सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह जो बाबू अभियान है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है पता है? केंद्र की मोदी सरकार ने यह लक्ष्य बनाया है कि 2047 ईस्वी तक भारत को विकसित भारत बना देंगे, विकसित राष्ट्र बना देंगे। तो मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है और मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत इसलिए किया है ताकि इस योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर भी भारत को जो है स्वस्थ बनाया जाए। ग्रामीण स्तर पर भी भारत को स्वस्थ बनाया जाए। आज के डेट में शहर में हेल्थ को लेकर के ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन गांव में हेल्थ को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसका उद्देश्य है 2047 ईस्वी तक भारत को स्वस्थ भारत बना देना है। 2047 ईस्वी तक भारत को स्वस्थ बना देना है, स्वस्थ भारत बना देना है। इस योजना का यही लक्ष्य है। फरवरी 2025 में पहला वेब्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इनकी मेजबानी कौन देश करेगा? तो वेब्स सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत ने किया है, हो चुका है इसका आयोजन। और इसका आयोजन जो है आपको नई दिल्ली में हुआ है। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और इसका उद्घाटन जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। हाल ही में सेव डालिंगा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यह किस देश से संबंधित है? देखिए बाबू, सेव डालिंगा ये क्या है जानते हैं? यूरोप महादेश का प्राचीन प्रेम गीत है। ये जो सेव डालिंगा है, ये यूरोप महादेश का जो है प्राचीनतम प्रेम गीत है। प्राचीनतम प्रेम गीत है। जैसे एक बात बाबू आप समझिए, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को यूनेस्को ने साहित्य में शामिल किया है, हां या ना? एकदम किया है। उसी प्रकार से यूरोप महादेश में एक देश है बोस्निया। यूरोप महादेश में एक छोटा सा देश है बोस्निया। बोस्निया का ही ये प्राचीनतम प्रेम गीत है, जिसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में कहां पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? यानी समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में किया गया है। और यह जो समुद्र में भारत का सबसे लंबा कांच ब्रिज है, इसका उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। और तमिलनाडु में यह ब्रिज विवेकानंद रॉक मेमोरियल को यह ब्रिज जो है तिरुवल्लुवर की प्रतिमा से जोड़ता है। तिरुवल्लुवर, यह जो ब्रिज है बाबू तमिलनाडु में, यह विवेकानंद रॉक मेमोरियल को तिरुवल्लुवर की प्रतिमा से जोड़ता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। वही स्वामी विवेकानंद जिसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वही स्वामी विवेकानंद जिसने 1893 के अमेरिका के शिकागो में हो रहे प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन को भारत के तरफ से
प्रतिनिधित्व किया था। वही विवेकानंद जो उस भाषण के बाद लोकप्रिय हुए और उन्हें तूफानी हिंदू कहा गया, उन्हें तूफानी हिंदू कहा गया। और जहां तक स्वामी विवेकानंद का सवाल है, आप सब लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं कि उनका जन्म 12 जनवरी को हुआ है और उनके जन्म दिवस 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम जो है आपको नरेंद्र नाथ दत्त हुआ करता था। उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, जिन्हें गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। और रामकृष्ण परमहंस कोलकाता पश्चिम बंगाल के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। वे जो है मूर्ति पूजा के समर्थक थे और उन्हीं से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद भी मूर्ति पूजा के समर्थक हुआ करते थे। लेकिन वहीं अगर भारत के पहले समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की बात करें तो वो मूर्ति पूजा के विरोधी हुआ करते थे। और यह विवेकानंद रॉक मेमोरियल इसलिए भी चर्चा में रहा है, 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद जब रिजल्ट आने वाला था तो उस दौरान हमारे मोदी जी यहां गए थे योगा करने के लिए, ध्यान करने के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी गए हुए थे। विवेकानंद हो गया। उसके बाद तिरुवल्लुवर, जानते हैं बाबू तिरुवल्लुवर? तिरुवल्लुवर अपने समय के बहुत बड़े दार्शनिक और विद्वान हुआ करते थे। और तिरुवल्लुवर की रचना है कुरल। तिरुवल्लुवर की रचना है कुरल, जिसे पांचवें वेद की भी संज्ञा दी जाती है। कुरल जिसे पांचवें वेद की भी संज्ञा दी जाती है। और तिरुवल्लुवर को एक प्रकार से तमिल साहित्य में एक बड़ा नाम है तिरुवल्लुवर। तमिल साहित्य में, तमिल साहित्य लिखने वाले विद्वानों में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा नाम है तिरुवल्लुवर, जिन्होंने कुरल की रचना की है। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सेनाभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 31 दिसंबर से 13 जनवरी तक होगा। यह कौन सा संस्करण है? देखिए, आपको जो नेपाल है, नेपाल तो समुद्री सीमा सब बनाता है नहीं, छोटा सा पर्वतीय देश है, भारत के उत्तर में है। और जहां तक नेपाल का सवाल है, भारत नेपाल के साथ सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन करता है। और यह एक प्रकार का थल सेनाओं का सेनाभ्यास है। थल सेनाओं का सेनाभ्यास है। और 31 दिसंबर 2024 से लेकर 13 जनवरी 2025 तक जो सूर्य किरण का आयोजन हुआ है, इसका आयोजन नेपाल में ही हुआ है। और यह 18वें संस्करण का है। 18वें संस्करण का है। और यह सूर्य किरण सेनाभ्यास का आयोजन एक वर्ष भारत में होता है, एक वर्ष नेपाल में होता है, एक वर्ष भारत में होता है, एक वर्ष नेपाल में होता है। समझ गए? इस प्रकार से होता है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को शुरू किया था? देखिए, ध्यान दीजिएगा बाबू, आपको दिल्ली में चुनाव होने थे फरवरी मार्च में। दिल्ली में चुनाव होने थे फरवरी मार्च में, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में, और हो भी गए हैं। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी थे, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे। उन्हें यह लग रहा था कि पता नहीं इस बार हम चुनाव हार ना जाए, तो धर्म की और वो भी धीरे धीरे जो है रुख किए थे। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में होने वाले चुनाव को देखते हुए दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लॉन्च किया था। और इस योजना के तहत जो है हिंदू मंदिर के पंडितों को, पुजारियों को और गुरुद्वारा, सिख गुरुद्वारा में जो आपको एक प्रकार से पुजारी हुआ करते थे, उन्हें पर माह 18,000 रुपया देने की घोषणा पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना के तहत अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी बेचारा चुनाव हार गए और फिर दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आया और मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता को दिल्ली में बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया।
तो यह योजना जो है आपको दिल्ली की है, और दिल्ली की अगर हम बात करें तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली जो है आपको एक केंद्र शासित प्रदेश है, और दिल्ली भारत की राजधानी नगर भी है। दिल्ली भारत की राजधानी नगर भी है, और दिल्ली भारत की राजधानी बनी है 1 अप्रैल 1912 को, और तब से लेकर आज तक दिल्ली जो है आपको भारत की राजधानी बनी हुई है। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, इसकी स्थापना तोमरों ने किया था, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपको सुल्तानों का जो राजधानी नगर रहा है, लंबे समय तक जो है आपको दिल्ली भी रहा है, लंबे समय तक दिल्ली रहा है। हाल ही में आयोजित 78वां संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है? देखिए, एक तो बाबू जो संतोष ट्रॉफी है इसका संबंध फुटबॉल से है। जो संतोष ट्रॉफी है इसका संबंध अगर देखा जाए तो इसका संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का आयोजन 1941 ईस्वी से होता हुआ आया है, और आपको जो 78वां संतोष ट्रॉफी है इसका फाइनल मैच पश्चिम बंगाल और केरल के बीच खेला गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल की जीत हुई, केरल की हार हुई। पश्चिम बंगाल विजेता बना, केरल जो है आपको उपविजेता बना। और पश्चिम बंगाल जो है अभी तक 33 बार संतोष ट्रॉफी जीत चुका है। पश्चिम बंगाल जो है अभी तक 33 बार संतोष ट्रॉफी जीत चुका है। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? रक्षा मंत्रालय। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में जो है पहले की तुलना में भारत अत्यधिक वस्तुओं का उत्पादन करने लगा है, और रक्षा के क्षेत्र में भारत धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहा है। हाल ही में 10वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें किन्हें पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 दिया जाएगा? एक तो 10वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है आपको मुंबई में हुआ है, मुंबई में हुआ है। और इस फिल्म महोत्सव के अंतर्गत जो है पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सई प्रांजपे को दिया गया है। सई प्रांजपे को दिया गया है। ये फिल्म मेकर है, एक प्रकार से कहिए फिल्म मेकर है। चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया है? देखिए, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 है, एक तो भारत में एक मंत्रालय है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। और जहां तक राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का सवाल है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आता है, अर्जुन पुरस्कार आता है, इसके अलावे जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार आता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी आता है। ये तमाम ऐसे पुरस्कार है जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत आने वाले सभी पुरस्कारों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991-92 ईस्वी से हुई है। वर्ष 1991-92 ईस्वी से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई है। लेकिन ध्यान दे, जिस समय इस खेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी उस समय इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसी का नाम बदलकर केंद्र की मोदी सरकार ने 2021 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, इसी का नाम बदलकर 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। यह पुरस्कार 1991-92 में शुरू हुआ। सर्वप्रथम यह पुरस्कार अगर देखा जाए तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, जो कि शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे अपने समय के। 2024 का यह पुरस्कार
4 खिलाड़ी, डी गुकेश, डी गुकेश के बाद आपको मनु भाकर, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह, ये 4 खिलाड़ी को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। और इन 4 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार जो है पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ और 2024 में पेरिस में ही पैरा ओलंपिक का आयोजन हुआ। पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करते हुए पदक जीतने को लेकर इन खिलाड़ियों को जो है 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें जो आपको मनु भाकर है, हरमनप्रीत सिंह है और प्रवीण कुमार है, इन तीनों को पेरिस, ये दोनों पेरिस ओलंपिक और ये पेरिस पैरा ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए यह पुरस्कार पाया है। लेकिन वही डी गुकेश की अगर हम बात करें तो इनका संबंध शतरंज से है और सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है और उसी उपलक्ष्य में डी गुकेश को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। मनु भाकर का संबंध किस खेल से है, यह भी आपसे पूछा जाता है। मनु भाकर का संबंध शूटिंग या निशानेबाजी से है, शूटिंग या निशानेबाजी से। हरमनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है। डी गुकेश का संबंध अगर देखा जाए तो शतरंज से है। और प्रवीण कुमार पैरा ओलंपिक है, हाँ पैरा एथलीट है आप कह सकते हैं, हाई जंप, हाँ ऊंची कूद, पैरा एथलीट है आप कह सकते हैं, पैरा एथलीट है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप या ट्रायल जारी किया है? चीन ने, और चीन ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन का जो ट्रायल जारी किया है उसका नाम है CR450 और इस ट्रेन की जो गति होंगी वह 450 किलोमीटर प्रति घंटा, इस ट्रेन की जो गति होंगी वह 450 किलोमीटर प्रति घंटा होंगी। हाल ही में किस कंपनी ने पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन प्राप्त किया है? मतलब काम सब भी जो कंपनी और में होता है, अच्छे से काम हो, कंपनी दिन दुनी रात चौगुनी बढ़े, कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय काम करने को लेकर प्रेरित रहे, इसको लेकर के जो है छोटे छोटे स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। तो उसी में जो है ग्रेट प्लेस टू वर्क, मतलब कौन कंपनी सबसे बेहतर काम कर रहा है। तो 2024 से पहले भी लगातार 2 वर्षों से जो है ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन सेल को दिया गया है। सेल एक महारत्न कंपनी है, और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई है और यह एक महारत्न कंपनी है और वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनी की संख्या 14 है। हाल ही में किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला यूटी या राज्य बना है? देखिए, वन फॉरेस्ट, जानते हैं वन फॉरेस्ट, जैसे मानव शरीर में जो काम फेफड़ा का है वही काम जो है बाबू पर्यावरण में वन का है। वन के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने को लेकर छत्तीसगढ़ ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने का काम किया है छत्तीसगढ़। हाल ही में भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी गणना कहां शुरू की गई है? भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी गणना गुजरात के जामनगर में शुरू की गई है। और एक बात बाबू आप जानिए, गुजरात
समुद्री सीमा बनाता है, गुजरात समुद्री सीमा बनाता है। तो जो आपको जलचर पक्षी है, जलचर पक्षी जल में निवास करता है और भारत के गुजरात राज्य में ही भारत का पहला जलचर पक्षी अभयारण्य भी बना है। भारत के गुजरात में ही भारत का पहला जलचर पक्षी अभयारण्य भी बना है, या है एक प्रकार से कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ इस बात को भी आपको बाबू याद रखना है कि भारत का पहला जलचर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। और हमारे जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं वो गुजरात से ही आते हैं। पहले वो गुजरात के ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब बाद में जाकर के प्रधानमंत्री बने। और कुल मिलाकर आज तक भारतीय इतिहास में 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसमें एक मोदी जी भी हैं। दूसरा जो है दूसरा अगर हम लोग देखें मोरारजी देसाई है। तीसरा अगर हम लोग देखें चौधरी चरण सिंह है। चौथा अगर हम लोग देखें तो चौथा विश्वनाथ प्रताप सिंह है। और पांचवा अगर हम लोग देखें पीवी नरसिम्हा राव है। और छठा अगर हम लोग देखें एचडी देवगौड़ा है। हाल ही में चीन में एक नए वायरस का प्रकोप देखा गया है। इसके कुछ मरीज जनवरी 2025 के शुरुआत में भारत में भी देखे गए थे। यह कौन सा वायरस था? यह था HMPV। यह वायरस था आपको HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। समझ गए? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। हाँ ठीक हो। नहीं जी, यहां पर जो है ना, नहीं सुनिए, पी साइलेंट है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, पी साइलेंट है बाबू, सी होगा, HMPV। 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की गई है। इसका संबंध किससे है? छात्र व शिक्षक से है। हाल ही में किस बैंक को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 का स्पेशल पार्टनर जो है PNB को घोषित किया गया है, पंजाब नेशनल बैंक को घोषित किया गया है। और जो PNB है यह 1894 में स्थापित हुआ है, 1894। जनवरी 2025 में उत्तराखंड ने पौधों के संरक्षण के लिए किस उद्यान या वाटिका को स्थापित किया है? उत्तराखंड ने पौधों के संरक्षण के लिए जिस उद्यान या वाटिका को स्थापित किया है उसका नाम है महाभारत वाटिका। अब 1 मिनट बाबू सुनिए। महाभारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, महाभारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसे 18 खंडों में बांटा गया है, 18 अध्याय में बांटा गया है। महाभारत में संभवतः 37 प्रकार के पौधों की चर्चा महाभारत में देखने को मिलती है। महाभारत में जो 37 प्रकार के पौधों की चर्चा देखने को मिलती है, उन 37 प्रकार के पौधों को संरक्षण देने के लिए ही उत्तराखंड के हल्द्वानी में महाभारत वाटिका को स्थापित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अपने उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत किस जगह अपना 69वां रेलवे मंडल या डिवीजन स्थापित करेगा? 69वां रेलवे मंडल या डिवीजन स्थापित कर रहा है जम्मू में। कहां कर रहा है? जम्मू में कर रहा है। अगर आप देखेंगे भारत में भारत को कितना रेलवे जोन में बांटा गया है,
तो भारत को जो है टोटल 18 रेलवे जोन में बांटा गया है। कितना रेलवे जोन में बांटा गया? 18 रेलवे जोन में भारत को बांटा गया है। और भारत को जो 18 रेलवे जोन में बांटा गया है, 18 रेलवे जोन का मुख्यालय अलग अलग जगह है। यहां पर एगो भारत का मानचित्र लगाइए तो। और रेलवे जोन से जो है आप देखिए, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, या फिर अन्य कोई भी एग्जाम हो, अन्य कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें जो है रेलवे जोन से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यहां भारत के 18 रेलवे जोन का मुख्यालय 1 मिनट में हम लोग जान लेते हैं। चलो हटो। देखिए, जो शहर भारत के उत्तर में है वहां उत्तरी रेलवे जोन, जो शहर भारत के दक्षिण में है वहां दक्षिणी रेलवे जोन, जो शहर भारत के पूरब में है वहां पूर्वी रेलवे जोन, जो शहर भारत के पश्चिम में है वहां पश्चिमी रेलवे जोन। जिस दिशा में जो प्रमुख शहर है रेलवे के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वहां पर उस रेलवे जोन का मुख्यालय है। जैसे भारत के उत्तर में दिल्ली है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां पर 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है। पूर्वी रेलवे जोन के साथ साथ जो है दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन और मेट्रो रेल, ये तीनों रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में है। फिर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट में है। और मध्य रेलवे का भी मुख्यालय महाराष्ट्र के भीतर ही है, मुंबई सीएसटी में है। इसके अलावे उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है, जिसे आज प्रयागराज कहते हैं। फिर दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। फिर पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। फिर पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। इसके अलावे उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय राजस्थान के जयपुर में है। उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। फिर दक्षिणी पूर्वी रेलवे कोलकाता में है। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कर्नाटक के हुबली में है। इसके अलावे सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव में है। फिर पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। दक्षिणी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। इन रेलवे जोनों के अलावा एक ही रेलवे जोन बच रहा है, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे की अगर हम बात करें तो दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। तो ये भारत के 18 रेलवे जोन है। भारत वर्तमान में 18 रेलवे जोन और 69 डिवीजन में बटा हुआ है। 18 रेलवे जोन और 69 डिवीजन में बटा हुआ है। और 69वां डिवीजन जो है आपको जम्मू में स्थापित हुआ है। मानचित्र ना। जनवरी 2025 में एसोचैम, एसोसिएट चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? मनीष सिंघल को नया महानिदेशक एसोचैम का नियुक्त किया गया है। और जो एसोचैम है इसकी स्थापना वर्ष 1920 ईस्वी में हुई है। यह उद्योग जगत से जुड़ा हुआ संगठन है। उद्योग जगत से जुड़ा हुआ संगठन है यह। जनवरी 2025 की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व के किस स्थान पर है? भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में जो है छठा स्थान पे है। प्रथम स्थान पर अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान पर चीन है। भारत का स्थान छठा है। और भारत सबसे ज्यादा वस्त्र निर्यात अमेरिका को करता है और यूरोपियन यूनियन को करता है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को भारत सबसे ज्यादा वस्त्र का निर्यात करता है। हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? शीर्ष स्थान पर रहा है वियतनाम का शहर हनोई। वियतनाम का राजधानी नगर कहां है? हनोई ही है। वियतनाम का राजधानी नगर हनोई रहा है। यानी सबसे ज्यादा प्रदूषित पूरे विश्व में अगर कोई शहर है तो वो हनोई है। अपना दिल्ली भी पीछे ना है। दिसंबर 2025 में किस देश ने 250 वर्षों के बाद वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? वाइल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है अमेरिका। और ये जो वाइल्ड ईगल नामक पक्षी है पहले अमेरिका में शांति और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था। जैसे भारत में आप देखिए
कबूतर पक्षी, कबूतर पक्षी जो है शांति का प्रतीक माना जाता है, शांति का प्रतीक माना जाता है, समझ गए। तो उसी प्रकार से जो है पहले वाइल्ड ईगल पक्षी जो है अमेरिका में शांति और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था, लेकिन अब जो है अमेरिका ने वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है। जिस प्रकार वाइल्ड ईगल अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है, वैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाबो क्रिस्टेटस। इसके बाद आगे चर्चा में रहे आइसाके वल्लू एके किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? टोंगा, टोंगा के नए प्रधानमंत्री बने। टोंगा जो देश है ना बाबू, कहां है पता है? टोंगा देश जो है ना प्रशांत महासागर में है। और आपको जो फिजी द्वीप सब है ना, फिजी द्वीप है, न्यूजीलैंड है, फिजी द्वीप और न्यूजीलैंड के बीच में ही टोंगा एक छोटा सा द्वीपीय देश है, समझ गए। टोंगा। हाल ही में भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? देखिए, मनमोहन सिंह का जहां तक सवाल है, मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति और प्रथम सिख प्रधानमंत्री जो है आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह। जहां तक मनमोहन सिंह का सवाल है, 1991 ईस्वी से लेकर 2019 ईस्वी तक, 1991 ईस्वी से लेकर 2019 ईस्वी तक वे असम राज्य से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। असम राज्य से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। और 2019 से लेकर 2024 ईस्वी तक वे राजस्थान राज्य से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। तो असम और राजस्थान दोनों राज्य से ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। ये लोकसभा के सदस्य कभी नहीं बने हैं, ये लोकसभा के सदस्य कभी भी नहीं बने हैं। 1991 से 1996 के दौरान जब देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे, तो पीवी नरसिम्हा राव के समय जो है ये वित्त मंत्री हुआ करते थे। और 1991 ईस्वी में जो नई आर्थिक नीति आई थी, जिस नई आर्थिक नीति में भारत ने निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण की नीति को अपनाया था, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण की नीति को अपनाया था, उसमें आपको इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। किनका? मनमोहन सिंह का योगदान रहा है, मनमोहन सिंह का योगदान रहा है। और आगे चलकर ये देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ये 2 दफा देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। ये 2004 से लेकर 2009 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं और पुनः 2009 से लेकर के 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। और ये राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। यानी यह जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का ही सदस्य हो। प्रधानमंत्री बनना है तो राज्यसभा का भी आप सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा का भी आप सदस्य हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी होता है। और कुछ ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने हैं। जैसे इंदिरा गांधी भी जब प्रधानमंत्री पहली बार बनी थी तो राज्यसभा की सदस्य थी। मनमोहन सिंह तो राज्यसभा के सदस्य थे ही। इसके अलावे एचडी देवगौड़ा, समझ गए। और इन्हें अगर देखा जाए तो इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार जो है वर्ष 1987 में दिया गया है। 1987 में दिया गया है। 1987। हाल ही में कहां पर 18वीं हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? नेपाल में। 18वां हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन नेपाल में हुआ है। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया है। ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया है। और यह जो ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन है,
यह आयोजन नाबार्ड नाबार्ड के द्वारा आयोजित किया गया था। यह आयोजन अगर देखा जाए तो नाबार्ड के द्वारा आयोजित किया गया था। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है। और यही नाबार्ड जो है ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दिल्ली में किए थे। और ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्देश्य है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास किया जाना। हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है? हर घर लखपति योजना एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक माना जाता है, जो आपको 1955 ईस्वी में स्थापित हुआ है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और हर घर लखपति योजना यह एक प्रकार का एफडी स्कीम है, फिक्स डिपॉजिट स्कीम है। यह एक प्रकार का एफडी स्कीम है, यह एक प्रकार का। और यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा एसबीआई के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। और जानते हैं बाबू, जो मुंबई है ना, यहां पर कई सारे आर्थिक संगठनों का मुख्यालय है, जिस वजह से मुंबई को भारत का आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि मुंबई को जो है सूती वस्त्र की राजधानी भी कही जाती है। सूती वस्त्र उत्पादन में भी मुंबई अग्रणी है। हाल ही में घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइन बना है एयर इंडिया बना है। और गुजरात के अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, इसी का न हुआ है, एयर इंडिया का ही हुआ है। और जो एयर इंडिया है, इसकी स्थापना 1932 में हुई है। और इसका राष्ट्रीयकरण जो है आपको 1953 ईस्वी में हुआ है। और एयर इंडिया जो है फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइन बना है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है तेंजिन यांगकी। हाल ही में किस राज्य या यूटी में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना है। आंध्र प्रदेश का गठन होकर के, आंध्र प्रदेश का विभाजन होकर के 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना का गठन हुआ था। लेकिन जब आगे चलकर आपको 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया, तत्पश्चात राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई और वर्तमान में भारत में 28 राज्य है। 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य है महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना। हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है? इंदौर जो है ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है। और देखिए, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज आज विश्व की बहुत बड़ी समस्या है। मतलब एक प्रकार से कहिए तो ऊर्जा को लेकर साक्षर बनाना, मतलब
किस प्रकार के ऊर्जा का उपयोग हम करें, किस प्रकार के ऊर्जा का उपयोग हम ना करें। सामान्य तौर पर उस प्रकार के ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए जिससे प्रदूषण कम से कम हो, जिससे प्रदूषण कम से कम हो। इन्हीं सब बातों को लेकर, जागरूकता फैलाने को लेकर जो है इस प्रकार का मिशन इंदौर ने शुरू किया है। और इंदौर पिछले कई वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। और इंदौर भीख मांगने के अधिकार को कानूनी अपराध घोषित कर दिया है। यानी आप भीख नहीं मांग सकते, आप भीख नहीं मांग सकते हैं इंदौर के भीतर, समझ गए। अगर हाथ पैर है तो अपना हाथ पैर चलाइए, कमाइए, खाइए, समझे। और अब तो मतलब भीख मांगना जो है ना एक प्रकार का धंधा है, समझ गए। जैसे आपको जो है टॉप लेवल पर एगो कोई बैठा हुआ होता है, वो जो है 20-25 अपना छोटा छोटा लड़का रखता है, उससे भीख मंगवाता है, पैसा कलेक्ट करता है और शाम में पी करके मजा मारता है। और इसके बाद जो है आपको बड़ा बड़ा भीख मंगा सबका भी जो है बड़ा बड़ा बिल्डिंग है पटना में, समझे। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कॉफी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? कॉफी के वैश्विक निर्यात में भारत ने 29% की वृद्धि की है। लेकिन इसके बावजूद कॉफी के निर्यात में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कॉफी के निर्यात में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और जहां तक कॉफी का सवाल है, कॉफी एक पेय पदार्थ है, कॉफी एक पीने वाला पदार्थ है, एक प्रकार से उत्तेजक भी है, एक प्रकार से उत्तेजक भी है, आपके आलस को दूर करता है। उत्तेजक है तब तो आपके आलस को दूर करता है, समझ गए। कॉफी का जन्मदाता देश इथियोपिया को माना जाता है। इथियोपिया को कॉफी का जन्मदाता देश माना जाता है। और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है ब्राजील। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है। ब्राजील में तो एक बंदरगाह है, सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह कहा जाता है, समझ गए। फिर यमन में एक बंदरगाह है मोका, वहां से मोका नामक कॉफी निर्यात होता है। मोका नामक कॉफी निर्यात होता है। मोका एक कॉफी है, कॉफी का किस्म है। भारत में मुख्य तौर पर अरेबिका और रोबास्टा नामक 2 कॉफी का उत्पादन होता है। भारत में मुख्य तौर पर अरेबिका और रोबास्टा नामक 2 प्रकार के कॉफी का उत्पादन होता है। तो कॉफी के निर्यात में पहला स्थान ब्राजील का है, यह बात आप जरूर याद रखिएगा। और ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को अगर देखा जाए तो ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। आगे, हाल ही में किस राज्य ने अपने बनासकांठा जिले को विभाजित करके एक नया जिला व थराड बनाया है? गुजरात राज्य ने अपने बनासकांठा जिले को विभाजित करके एक नया जिला वाब थराड बनाया है। और वाब थराड जो है गुजरात का 34वां जिला बना है। गुजरात का 34वां जिला बना है। पहले गुजरात में 33 जिला हुआ करता था, लेकिन अब गुजरात में 34 जिला हो गया है। और बिहार की अगर हम लोग बात करें तो बिहार में 38 जिला है। और सबसे ज्यादा जिला वाला राज्य अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जिला वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, 75 जिला है। लेकिन जब महाकुंभ का आयोजन हुआ था तो महाकुंभ को जो है 76वें जिला का दर्जा दिया गया था। 76वें जिला का दर्जा दिया गया था। खैर अब तो महाकुंभ खत्म हो गया है। जहां तक गुजरात का सवाल है, देखिए बाबू, आपको भारत में फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि 1953 में गठित हुआ था, जिसने 1955 में रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ। और आपको मूल संविधान में जो 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, उन 14 भाषाओं के आधार पर ही राज्यों का जब पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया 1956 में 7वां संविधान संशोधन के तहत, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में 14 राज्य बनाए गए। और जब भारत में 14 राज्य हुआ करते थे तो महाराष्ट्र और गुजरात एक ही राज्य हुआ करता था। महाराष्ट्र और गुजरात एक ही राज्य हुआ करता था।
जिसको हम लोग बंबई प्रांत कहते थे, जिसको हम लोग बंबई प्रांत कहते थे, बंबई प्रांत कहते थे। बंबई प्रांत का ही 1960 ईस्वी में विभाजन हुआ और बंबई प्रांत का 1960 ईस्वी में विभाजन होकर गुजरात प्रांत बना और गुजरात प्रांत का गठन 1960 में हुआ। यह भारत का 15वां राज्य बना और गुजरात में जिलों की संख्या कितनी है? 34 अब। और गुजरात की राजधानी नगर गांधीनगर, और गुजरात से ही गांधी जी थे और गुजरात में ही अहमदाबाद शहर है जो कि गुजरात का एक प्रमुख शहर है और अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, भारत का बोस्टन भी कहा जाता है, क्योंकि अहमदाबाद में सूती वस्त्र का बहुत अच्छा खासा उत्पादन होता है। मैनचेस्टर की संज्ञा उन शहरों को दी जाती है जो सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी हो। मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक औद्योगिक नगर है जो सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। वहीं उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयंबटूर को कहा जाता है। और अहमदाबाद में ही महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आश्रम या फिर साबरमती आश्रम का निर्माण किया गया था और वहीं पर रहते हुए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सब भारत में करना शुरू किया था। और जो सत्याग्रह शब्द है उसे गढ़ा भी है महात्मा गांधी ने ही। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में कितना प्रतिशत घटा है? 7.93%। 7.93% जो है आपको घटा है। 7.93% जो है आपको घटा है। जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता किया है? गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता भारत ने इंडोनेशिया के साथ किया है। भारत ने इंडोनेशिया के साथ किया है। और जानते हैं बाबू, अभी चावल का सबसे बड़ा निर्यातक भारत है। निर्यातक बोल रहे हैं, अभी चावल का सबसे बड़ा निर्यातक भारत है पूरे विश्व में। और भारत में जो नया आंकड़ा है, नया आंकड़ा यह कहता है कि भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन तेलंगाना करता है। तेलंगाना राज्य करता है। पहले पश्चिम बंगाल हुआ करता था, अब तेलंगाना हो गया है। और भारत में दो राज्य, एगो पश्चिम बंगाल, एगो तमिलनाडु, ये दो ऐसा राज्य है जहां पर सालों भर चावल की खेती होती है, जहां पर सालों भर चावल की खेती होती है। हाल ही में जारी पुस्तक स्टम्प्ड किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? यह जो पुस्तक है स्टम्प्ड, यह आपको सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी है। और भारत ने 1983 में जो पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था उसके टीम में सैयद किरमानी शामिल थे। उस टीम में सैयद किरमानी शामिल थे और भारत ने जो है 2 बार क्रिकेट विश्व कप जीता है। एक 1983 में कपिल देव की कप्तानी में और दूसरा 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। तो जॉन तुम मनाओ ना, उसका बर्थडे मनाएगा, क्या मिलेगा तुमको? बर्थडे है। ये सब याद रखना कितना जरूरी है। जनवरी 2025 में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा का निपटान किया जा रहा है। यह दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, भारत में कई प्रकार के आपदा देखने को मिलते हैं। ऐसे आपदा की अगर बात करेंगे तो आपदा 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। बाढ़ का आना, सुखाड़ का उत्पन्न होना,
भूस्खलन होना, ये सब प्राकृतिक आपदा है। सुनामी आना, भूकंप आना, ज्वालामुखी का फटना, ये सब प्राकृतिक आपदा है। लेकिन वहीं कोई देश किसी पर परमाणु बम गिरा दिया, मानव जनित आपदा है। किसी फैक्ट्री में किसी स्टाफ के लापरवाही की वजह से कोई गैस रिसाव हुआ, आग लग गया, वो मानव जनित आपदा है। तो मानव जनित आपदा में एक नाभिकीय आपदा है, एक रासायनिक आपदा है, और रासायनिक आपदा के अंतर्गत ही भोपाल गैस त्रासदी आता है। भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री थी, उसमें 3-4 दिसंबर 1984 को 3-4 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC गैस का रिसाव हुआ, जिस वजह से हजारों लोग प्रभावित हुए और उसका प्रभाव अभी भी देखने को मिलता है। तो यह जो घटना है, यह घटना 1984 में हुई है और यह एक प्रकार की रासायनिक आपदा है। यह एक प्रकार की रासायनिक आपदा है। जैसे अब परमाणविक या नाभिकीय आपदा की अगर आप बात करेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर जो बम गिराया है, लिटिल बॉय और फेटमैन नामक बम, लिटिल बॉय और फेटमैन नामक बम, ये नाभिकीय या परमाणविक आपदा है। ये नाभिकीय या परमाणविक आपदा है। और पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को जापान में गिराया गया है। यह बिहार SI का पूछा हुआ क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम परमाणविक घटना कब घटित हुई है। क्वेश्चन को घुमा दिया है थोड़ा सा, इसका उत्तर हो जाएगा 6 अगस्त 1945। और जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया तो उससे जापान बर्बाद हो गया, एक प्रकार से कहिए तो। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में शीर्ष कोयला उत्पादक देश बन गया है। शीर्ष कोयला उत्पादक देश बन गया है चीन। भारत का स्थान दूसरा है। भारत का स्थान दूसरा है। और भारत में जहां तक कोयला का सवाल है, भारत में कोयला उत्पादक राज्यों में अग्रणी जो है झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं। इन राज्यों की अगर आप बात करेंगे तो ये राज्य खनिज संसाधन से संपन्न राज्य है, खनिज संसाधन से संपन्न राज्य है। और इन राज्यों में गोंडवाना क्रम का चट्टान मिलता है और गोंडवाना क्रम के चट्टान में ही कोयला पाया जाता है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है। वे अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? जिमी कार्टर जो है 37वां या 39वां है? 39वां है। जिमी कार्टर 47वां क्रम का है या 39वां, सॉरी 39वां, समझ गए। और इसके बाद जो है वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप है। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो ये क्रम संख्या से 47वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी से है, रिपब्लिकन पार्टी से है, रिपब्लिकन पार्टी से है, समझ गए। देखिए अमेरिका में क्या है जानते हैं, मुख्य तौर पर 2 पार्टी सत्ता में हमेशा बनी रहती है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, क्या नाम था उनका? जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, ये रिपब्लिकन के हैं, समझ गए। और 47वें क्रम के हैं। 1 नंबर का झूठा है, झूठ का कारखाना है, कब क्या बोलेगा कहना मुश्किल है, समझे। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। हाल ही में बहुचर्चित पुस्तक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस
को किसने लॉन्च किया है? अमित शाह ने। जनवरी 2025 में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और 4 जनवरी 2025 को जो विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है उसका थीम है एन इन्वायरमेंट ऑफ जॉय, इक्वलिटी और कैमराडेरीज। समझ गए? तो ये इसका थीम है। अब आगे जो है जनवरी का जितना भी दिवस है, सब दिवस आप यहां पर बाबू लोग जान लीजिए। तो सब दिवस जनवरी का जो है 1 मिनट में जानिए आप। महत्वपूर्ण दिवस देखिए, 4 जनवरी को तो विश्व ब्रेल दिवस हो गया। इसके बाद आपको 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी लंबे अरसे के बाद दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, इसी वजह से। और जब महात्मा गांधी भारत आए थे तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। समझ गए? इसके बाद 10 जनवरी का जहां तक सवाल है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 10 जनवरी को 1975 ईस्वी में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। और जो विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित होता है और हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा मतलब देश की भाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हिंदी राजभाषा है। और राजभाषा का मतलब होता है कामकाज की भाषा। किसी भी राजभाषा में काम किया जा सकता है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 है, 343 यह कहता है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 15 जनवरी की अगर हम बात करें तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद पराक्रम दिवस, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाया जाता है। यह सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 25 जनवरी मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। और राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना, यह सब जो है आपको चुनाव आयोग का काम होता है। चुनाव आयोग मतदान करवाता है। इसी वजह से उनके स्थापना दिवस 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में जो है आपको मनाया जाता है। और जब 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ था तो उस समय चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग हुआ करता था। और भारत के चुनाव आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं सुकुमार सेन। जबकि आगे चलकर 1993 ईस्वी से यह 3 सदस्यीय आयोग बन गया है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त है। जो एक मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका नाम है ज्ञानेश कुमार। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, जो कि क्रम संख्या से 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उनके अलावे जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, एक हैं विवेक जोशी और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। एक है विवेक जोशी और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। इसके बाद 26 जनवरी, जहां तक 26 जनवरी का सवाल है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन
भारत का संविधान 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। इसके अलावे अगर देखा जाए 26 जनवरी के बाद 29 जनवरी बीटिंग रिट्रीट दिवस, 26 जनवरी के बाद जो है 26 जनवरी लिख ही देते हैं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, और इसके बाद 29 जनवरी, 29 जनवरी की अगर हम बात करें तो 29 जनवरी को जो है बीटिंग रिट्रीट दिवस, बीटिंग रिट्रीट दिवस, और जो है इसका संबंध गणतंत्र दिवस समारोह से है। गणतंत्र दिवस समारोह का जो समापन होता है, समझ गए, वही बीटिंग रिट्रीट दिवस है। बिहार दरोगा एक्साइज 126 पोस्ट प्रीलिम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीटिंग रिट्रीट दिवस कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को। फिर 30 जनवरी, 30 जनवरी की अगर हम लोग बात करें, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने 30 जनवरी 1948 को कर दिया था। 30 जनवरी 1948 को कर दिया था, और आजाद भारत में फांसी पाने वाला प्रथम व्यक्ति नाथूराम गॉडसे ही बना। और जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो उस पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, और गांधी जी को लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है आने वाला पीढ़ी यह विश्वास नहीं करेगा कि इस प्रकार के हाड़ और मांस का व्यक्ति भी जो है इस पृथ्वी पर पैदा हुआ था। मतलब गांधी जी का व्यक्तित्व तो इस प्रकार का था। तो सब दिवस तो आप लोग बाबू जान लिए, लेकिन आपको एक दिवस छूट गया है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस है 24 जनवरी। 24 जनवरी, 24 जनवरी। इसमें जो है ना बाबू 2-3 दिवस का हम थीम बता देते हैं, और ये 2-3 दिवस का थीम आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब दिवस से प्रश्न आता है फलना दिवस का थीम क्या है, तो ये क्वेश्चन में जो है लुइस ब्रेल दिवस का थीम तो है, ये है एगो। आप लोग इसमें जो है 2-3 गो दिवस का थीम आप लोग याद रख लीजिएगा। एगो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 का थीम क्या है, इसको आप याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 का थीम है, इसका थीम अगर देखा जाए तो विकसित भारत की संकल्पना, विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान, में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये प्रवासी दिवस का थीम है। फिर एक और विश्व हिंदी दिवस का भी थीम आप लोग याद रख लीजिएगा, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गर्व की वैश्विक आवाज। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गर्व की वैश्विक आवाज, वैश्विक आवाज, ये हिंदी दिवस का थीम है। इसके अलावे जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम सबसे ज्यादा जरूरी है। और बाबू हम आपको बता दें यहां पर कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया है। संभवतः अगर हमको सच याद है तो आपका बिहार एसआई एग्जाम इसके बारे में 2 बार पूछा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है, यानी 25 जनवरी। 25 जनवरी बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और आगे बिहार में चुनाव भी होने हैं, तो इस दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। तो जो 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, इसका जो थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, आई वोट फॉर श्योर, ये जो है आपको थीम रहा है, समझ गए। तो कम से कम ये जो 3 दिवस है इसका थीम जो है आप लोग जरूर याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो अब आइए एक बार ये सब दिवस जो है हम लोग क्या कर लेते हैं याद। क्या करेंगे? याद करेंगे ना।
सही में। आए? आइए बाबू, आइए हीरालाल साहब, आइए बताइए, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। थल सेना दिवस, थल सेना दिवस, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस को, किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस। देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी ने किसे कहा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? सीआर दास। ये भी बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस की पत्नी कौन थी? एमिली सेंकल। एमिली सेंकल। प्रेम विवाह किए थे वो, और उनके विवाह के बारे में किसी को जानकारी नहीं था उनके स्वयं के अलावा। समझ गए? मतलब पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखे थे और प्रोफेशनल को प्रोफेशनल रखे थे, ताकि देश की आजादी में उनकी पत्नी बाधा ना बन सके। समझ गए? बाद में जाकर के सुभाष चंद्र बोस के मरने के बाद जो है पता चला कि सुभाष चंद्र बोस की कोई पत्नी भी है, जबकि सुभाष चंद्र बोस की सबसे ज्यादा गहरी दोस्ती अगर किसी के साथ थी तो जवाहरलाल नेहरू के साथ थी। और जवाहरलाल नेहरू के साथ जो है कुछ दिनों तक सुभाष चंद्र बोस जो है आपको काम भी किए थे। सुभाष चंद्र बोस ऐसे तो कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन बाद में जाकर जो है आपको स्वराज दल से भी जुड़े थे, और बाद में जाकर जब कांग्रेस पूरी तरीका से छोड़ दिए तो सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1949 को सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को जो है आजाद हिंद फौज का सेनापति बनाया गया था, और सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1944 में म्यांमार के जुबली हॉल से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा, और उस संबोधन में सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था कि राष्ट्रपिता, आजादी की अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी है और हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में आप मेरा साथ दें, आप हमें आशीर्वाद दें, आप हमें आशीर्वाद दें। तो महात्मा गांधी अपने आप को नहीं कहे थे कि हम राष्ट्रपिता है ना, महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर पुकारा। समझ गए? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इलेक्शन चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है? क्या क्रम के हैं? 26 में। आगे कब से चल रहा है? तो वो ठीक ना करेगा, हमको क्या बोल रहा है? ठीक करो। हो गया? चलिए, एगो बात यहां पर जान लीजिए बाबू, एगो बात यहां पर जानिए। हम लोग जो है 26 जनवरी, ठीक है जी, ठीक है, हाँ, टेंशन नहीं लेना है, वो लोड बढ़ जाता है तो सब होते रहता है, वो सब क्या है। हाँ सुनिए, 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत में जो है ना एक परंपरा रही है कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के अवसर पर जो है किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। 26 जनवरी 2025 को हम लोगों ने 26 जनवरी 2025 को हम लोगों ने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। और जो हम लोगों ने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे, मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे कहां के राष्ट्रपति? इंडोनेशिया ना, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो। और बाबू आपको जो 2025 में हम लोगों ने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है, इसका जो थीम रहा है, इसका थीम रहा है विकसित भारत, विकसित भारत, विरासत और विकास। सॉरी, विकसित भारत ने स्वर्णिम भारत, सॉरी, इसका थीम रहा है स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत, विकसित और विकास, और विकास थीम रहा है। और इस 26 जनवरी 2025 के अवसर पर जो तमाम प्रकार की झांकियां निकाली गई थी, उन झांकियों में अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश का जो महाकुंभ झांकी था, उसे पहला रैंक मिला था, उसे पहला रैंक मिला था। सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश राज्य का रहा है, महाकुंभ झांकी का रहा है। ये बात भी आप याद रखिएगा। तो बहुत कुछ क्लियर करते हुए जा रहे हैं, समझे ना। आगे ये जो थ्योरी है ना बाबू, इस थ्योरी को भी इस डिस्कशन के दौरान पूरा पढ़ा देंगे, जिसमें एगो मतलब 26 पट्टी वाला जो है पढ़ा दिए हैं, समझे, गणतंत्र दिवस वाला। इसके बाद आगे है, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? आशुतोष अग्निहोत्री, आशुतोष अग्निहोत्री। और जो भारतीय खाद्य निगम है, इसकी स्थापना 1965 में हुई है। हाल ही में किस राज्य या यूटी में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है सिक्किम में। देखिए बाबू, सिक्किम, सिक्किम का जहां तक सवाल है, सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन के तहत भारत के सहराज्य का दर्जा दिया गया, और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे कम है। पूरे भारत की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला राज्य बना जिसने 100% जैविक खेती करना शुरू किया। सिक्किम 2016 में, सिक्किम 2016 में भारत का पहला राज्य बना जो 100% जैविक खेती करता है। अब सवाल उठता है, जैविक खेती क्या है? देखिए, भारत में जितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के पेट को भरने के लिए अगर पूरे भारतवर्ष में जैविक खेती हो जाए, हाहाकार मच जाएगा। मतलब जितना चाहिए चावल गेहूं उतना उत्पादित ही नहीं होगा, तो हाहाकार मचेगा। सामान्य तौर पर जो किसान होते हैं, रासायनिक खाद, पोटास, यूरिया, डीएपी, इस सब का प्रयोग करके जो है खेती करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। लेकिन जैविक खेती में क्या होता है बाबू? जैविक खेती में जो है रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि रासायनिक खाद के जगह पर गोबर खाद का प्रयोग होता है, सेवाल का प्रयोग होता है, कवक का प्रयोग होता है। और जैविक खेती स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। लेकिन भारत की जनसंख्या इतनी अधिक है कि जैविक खेती से भारत के लोगों का पेट ही नहीं भरेगा। भारत जैसे विशाल देश में जैविक खेती करने के लिए सोचना भी नहीं चाहिए। सिक्किम तो छोटा स्टेट है, कम जनसंख्या है, 5-6 लाख जनसंख्या है, तो वहां पर ठीक है। और जहां तक जैविक खेती का सवाल है, विश्व में
सर्वप्रथम जैविक खेती करने वाला देश बना है क्यूबा। क्यूबा कैरिबियन सागरीय देश है क्यूबा। आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महादेश के बीच में कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागरीय देश है क्यूबा। उसने ही सर्वप्रथम जैविक खेती किया है और भारत सरकार भी जैविक खेती को प्रोत्साहन देने को लेकर राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना की शुरुआत किया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना की शुरुआत 2004 में किया है और उस परियोजना के वजह से ही सिक्किम 2016 में जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना। सिक्किम के साथ साथ जो है लक्षद्वीप, सिक्किम के बाद दूसरा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना है जो 100% जैविक खेती करता है। और लक्षद्वीप की भी अगर हम बात करें तो यहाँ की भी जनसंख्या काफी कम है, हजारों में यहाँ की जनसंख्या है, यहाँ की जनसंख्या हजारों में है। और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित एक प्रबाल द्वीप है, अरब सागर में स्थित एक प्रबाल द्वीप है लक्षद्वीप। प्रबाल जीवों के मरने के बाद उसके हड्डी से इकट्ठा होकर जो है लक्षद्वीप बना है। इसमें 36 द्वीप है। तो ये है, ये सब बात आप याद रखिएगा। चर्चा में रही दुर्लभ पल्लास दिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किस राज्य या यूटी में प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है लद्दाख में। कहां प्राप्त हुआ है? लद्दाख में संभवतः। नहीं जी, हिमाचल प्रदेश होगा, सॉरी हिमाचल प्रदेश होगा, गलत बोल दिए हम, हिमाचल प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, सॉरी लद्दाख नहीं, हिमाचल प्रदेश। चर्चा में रही दुर्लभ पल्लास दिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण हिमाचल प्रदेश में मिला, हिमाचल प्रदेश। फरवरी 2025 में होने वाली 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मसाल का विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू कर दिया गया है। इस मसाल का क्या नाम है? इस मसाल का नाम है तेजस्विनी। और जो 38वां राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन जो है आपको उत्तराखंड में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। और आगे जो है 39वां राष्ट्रीय खेल अगर देखा जाए तो 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में होना प्रस्तावित है, मेघालय। दुनिया की सबसे कम उम्र की पहली पर्वतारोही कौन बनी? जो 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अरे एशिया महादेश का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, फिर दक्षिण अमेरिका का माउंट एकांगुआ है, फिर यूरोप का एल्ब्रूस है। तो सभी महादेश के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर यह विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली लड़की है काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेयन। चलिए 50 क्वेश्चन हो गया ना, फिर जो है इससे आगे अगले क्लास में। और ये सेशन जो है लगातार जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये सेशन जो है आपको लगातार YouTube पर चलता रहेगा। और प्रत्येक दिन जो है शाम में 7:30 से 9:30, शाम में 7:30 से 9:30 आगे हम लोग मिलते हैं कल। और सब लोग स्टडी मटेरियल ले लीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा। जो बताते हैं वो सब जो है रिवीजन करते जाना है। धन्यवाद सभी लोगों का, आप सब लोग जुड़े, पढ़े, धन्यवाद। मिलते हैं कल 7:30 बजे।